ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের টপিক করাচ্ছি। এর আগে এই টপিকটার উপরে আমি একটা ক্লাস করিয়েছি, ঠিক আছে? আমি পাঠিয়ে দেবো লিঙ্কটা। ठीक है। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? हम्म। एक बार देख लो ना, रिकॉर्डिंग मैसेज मिला होगा, आता था? ओके ओके। अच्छा देखो, तो फिर बेसिकली आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास है और फाइनेंस में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? फाइनेंस में बात होगा सर आज कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कंटिन्यूएशन, ठीक है? तो जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था लास्ट वीक, दैट इज कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका सिंपल मतलब अगर मैं बताऊं कि ये कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता क्या है, तो सिंपल मतलब इतना आप समझो कि कोई भी बड़ा बिजनेस, चाहे वो बड़ा बिजनेस इन द सेंस नॉर्मली ये बिग बिजनेस के कैटेगरी में ज्यादा यूज होता है, बट अगर कोई बिजनेस छोटा मोटा भी हो वो भी यूज कर सकता है। मतलब सिंपल है कि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक बजट बनाओ, ठीक है? और बजट बना के उसका एक एनालिसिस करो कि तुम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बिजनेस में वो तुम्हें किस हिसाब से रिटर्न दे सकता है, ठीक है? और रिटर्न ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको एनालिसिस करने का एक सिंपल टेक्निक, ठीक है, जो हमें ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर से या कैपिटल बजटिंग से मिलता है। एक साथ यूज किया जाता है दोनों नाम, कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक। तो यहाँ पर ना डिफरेंट टेक्निक के बारे में बोला गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सारा टेक्निक है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी हल्का बताया था और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैंने लिखाया था, ठीक है? और जिसमें मैंने ऑलरेडी एनपीवी के बारे में एक हल्का सा स्टार्टिंग किया था, ठीक है? मैं हल्का सा रिपीट करता हूँ क्या पॉइंट हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, और फिर आज का फ्रेश डिस्कशंस करेंगे सर, ठीक है? तो जैसे कि अगर आप लोग हल्का सा देखो यहाँ पर कि क्या कॉन्सेप्ट है ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, आपको समझ में आएगा। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग जो है सर, ये वैराइटीज ऑफ टेक्निक के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है सर? वैराइटीज ऑफ टेक्निक के बारे में। मतलब टेक्निक क्या है कि आप जब बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ना, देखो सर, एक बड़ा बिजनेस लाइक टाटा, रिलायंस, ठीक है, जैसे मानो टाटा के बारे में अगर मैं बात करूं, तो टाटा जब नैनो फैक्ट्री हमारे यहाँ पर बनाया था, याद होगा आप लोगों को, है ना? सबको पता है कि क्या हुआ था, पॉलिटिकल हंगामा, ठीक है? उसको मैं छोड़ देता हूँ, पॉलिटिकल हंगामा तो हमारे देश का स्पेशली वेस्ट बंगाल का एक बैड पॉलिटिकल इमेज बन चुका है, ठीक है? लेकिन टाटा नैनो का एक न्यू कार भी आ रहा है सर, ठीक है? अब वो छोड़ो, बस इतना कहना चाहूंगा कि टाटा नैनो जब वेस्ट बंगाल में 2010-11 के आसपास के टाइम पे टाटा ने डिसाइड किया था कि हम लोग वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट करेंगे और टाटा नैनो का कार वेस्ट बंगाल में मैन्युफैक्चर करेंगे। ऑन दैट टाइम सीपीएम गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था, वेस्ट बंगाल में एक इन्वेस्टमेंट भी आया था, लेकिन किंतु परंतु हो गया, ठीक है? उसमें टाटा के साथ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और ममता दीदी, है ना, बहुत बड़ा कांड हुआ और फिर फैक्ट्री नहीं हुआ। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, अब अभी कंट्रोवर्सी में नहीं जाते, बस इतना कहना चाहूंगा, कंट्रोवर्सी इसलिए दिखाया आपको ताकि आपको याद रहे कि हम लोग क्लास में बात कर रहे थे। और बेसिकली ये मेन प्रॉब्लम था लैंड एक्विजिशंस को लेके, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा गड़बड़ था और ममता दीदी भी उस इशू को लेके बहुत ज्यादा चिल्ला किया। लेकिन जो भी हुआ उसमें एक प्रॉब्लम तो हुआ कि फैक्ट्री नहीं बन पाया और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी रिटर्न चला गया और फिर टाटा ने अपना फैक्ट्री को गुजरात में शिफ्ट कर दिया। ये कहानी हम सबको पता है। लेकिन आप इतना समझो कि जब एक फैक्ट्री किसी एरिया में कोई कंपनी बिल्डअप करता है तो उसमें कितना बड़ा डिसीजन होता है, कितना अमाउंट ऑफ मनी होता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ मनी का ही मैटर नहीं है, आपको इन्वेस्ट तो करना है और साथ साथ में रिटर्न भी कैलकुलेट करना है। तो कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं सर। तो इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेक्निक इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है। एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए फाइनेंस के स्टूडेंट्स, एमबीए फाइनेंस हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कंपनी सेक्रेटरीशिप हो या कॉस्टिंग का बात हो, ये बहुत ही वाइटल है सर। जो भी एक्सपर्ट है फाइनेंस के, उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। और ये किसी भी कंपनी में जब भी एज ए फाइनेंस के रोल वो प्ले करेगा बंदा, तो उसके सामने कंपनी हमेशा उम्मीद रखता है कि आप एक अच्छा सा फाइनेंस का मॉडल
उसके सामने रखे। इवन इवन इन गवर्नमेंट केस ऑल्सो, अगर आप गवर्नमेंट के केस में देखोगे, जो गवर्नमेंट के जो फाइनेंस ऑफिसर्स होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, है ना, फाइनेंशियल रोल में जो लोग गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हैं, है ना, जैसे गवर्नमेंट का रिसेंटली एक प्रोजेक्ट आ रहा है सर, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, ठीक है, बेसिकली बनारस कोलकाता एक्सप्रेसवे, उसको पटना कोलकाता का भी नाम से एक चल रहा है और बनारस कोलकाता का भी एक चल रहा है। अगर ऐसा एक्सप्रेसवे बनता है, इसके लिए मैं देख रहा था अभी कुछ देर पहले, कुछ 8,860 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर ऐसा बन जाएगा तो पटना से कोलकाता का डिस्टेंस भी काफी कम होगा और बिजनेस लेवल में भी डेवलपमेंट बहुत होने वाला है, नो डाउट। लेकिन मेरा पॉइंट इतना नहीं है सर कि मैं ये नहीं कहना चाहता कि क्या इन्वेस्टमेंट मतलब क्या बिजनेस में बाद में होगा, वो बात की देखा जाएगा, लेकिन मेन जो पॉइंट है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो उस प्रोजेक्ट से रिटर्न क्या मिल सकता है इसका भी एक एनालिसिस होना चाहिए, है ना। तो वो रिटर्न कैलकुलेट करने का जो टेक्निक है, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको जो मैटर में सोचना चाहिए उसको टेक्निक क्या है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक, जिसके अंदर पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, MIRR मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का कॉन्सेप्ट है, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट है। ये सब कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है और इसी टेक्निक पे ज्यादा समय लगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का यही सबसे बड़ा एरिया है। इसके साथ साथ फिर कुछ प्रोजेक्ट भी लेंगे, बेसिक प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग प्रोजेक्ट कैश फ्लोज, फिर कैपिटल बजटिंग इन स्पेशल केसेस, वो भी बात करेंगे सर, ठीक है। तो ये मेन चर्चा का विषय रहेगा, ठीक है। जो आगे ये जो टॉपिक है अभी जो कंटिन्यूएशन होगा, कैपिटल बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, एकदम बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे, ठीक है, ताकि रियल लाइफ सिचुएशंस को फेस कर सके, है ना। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लिया, वो तो काम का काम भी नहीं हुआ और कभी जरूरत में हम उसको यूज भी नहीं कर पाए। तो इतना पढ़ाई तो करना चाहिए कि जो जरूरत में काम है ना, नहीं तो पढ़ाई का क्या मतलब। अब चलो आगे देखते हैं, जो हम लोग लास्ट वीक जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ा था पॉइंट को, उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वापस, ठीक है। तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को यहाँ पर छोड़ा था कि मैंने ये बताया था कि कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग में क्या सोचना पड़ता है, कैपिटल बजटिंग के अंदर पैसिव टेक्निक कैसे यूज किया जाता है, मतलब कंपनी कैसे प्लानिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और क्यों इतना सोचना चाहिए, इसके बारे में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, ये इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल समझते हैं सर? इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जब बड़ा बिजनेस किसी बड़े अमाउंट ऑफ मनी या कैपिटल बिजनेस में फ्लो कर देते हैं, एक बार आप इन्वेस्ट कर दो ना सर, उसके बाद वो अब उसको मतलब रिवर्स नहीं कर सकते कि चलो भाई यहाँ से हटा के दूसरे जगह में पैसा लगाते हैं, है ना। मतलब ये बहुत मुश्किल होता है। जैसे टाटा के लिए तो बैड लक था, है ना, क्योंकि टाटा फैक्ट्री तो बना दिया था, प्रोडक्शन चालू होने वाला था, फिर फैक्ट्री को हटाना पड़ा, है ना। तो ये बहुत ही चिंता का बात है। जैसे कि ये मैं बात कर रहा हूँ आपको, मानो कि पटना कोलकाता जो एक्सप्रेसवे का बात चल रहा है, ठीक है, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे के बारे में जो रिसेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर आप थोड़ा खबर करोगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए सर, पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे, ठीक है, ये एक मार्केट में अभी एक खबर चल रहा है, आई थिंक बिहार फर्स्ट एक्सप्रेसवे टू स्टार्ट। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक हो सकता है अगर सच में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा आप लोगों को कि जब भी कोई बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मतलब उसको आप इतना आसानी से यहाँ से वहां, वहां से वहां ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो आपको उसी में टिकना पड़ेगा। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले सोच लिया करो, इन्वेस्ट करने से पहले सोच लिया करो, लेकिन बाद में नहीं पछताना है, ठीक है। इसीलिए 10 बार सोच के काम पे हाथ लगाओ, बजट बनाओ, उसका प्रॉपर टेक्निक यूज करो। तो लास्ट दिन मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, एक प्रोजेक्ट कराया था। मैं प्रोजेक्ट के बारे में हल्का सा आपको बता देता हूँ सर। प्रोजेक्ट क्या था कि हमारे पास कोई बिजनेस था सर, जिसपे हम लोगों ने ये सोचा था, एग्जाम्पल याद करें जरा, कि हमारे पास 800 लाख था, 800 लाख इन द सेंस 8 करोड़, ठीक है। और हम लोगों ने सोचा था कि 800 लाख आज इन्वेस्ट करते हैं, याद करें सर, तथा संपत, आई होप आप लोगों को याद होगा, है ना, तथा मणिपुर से है सर।
800 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया था, और 800 लाख इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि रिटर्न क्या क्या मिलेगा। हाँ, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। 800 लाख इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग ये सोच रहे थे कि रिटर्न क्या मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने देखा कि रिटर्न आ रहा है समथिंग लाइक 500 करोड़, 400 करोड़ फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फर्स्ट ईयर में 500 लाख आया, सेकेंड ईयर में 400 लाख आया, ये सब रुपीज इन लाख है। 8 करोड़ इन्वेस्ट करके फर्स्ट ईयर में 5 करोड़, सेकेंड ईयर में 4 करोड़, थर्ड ईयर में 6 करोड़। ठीक है ना। क्वेश्चन इज दैट कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। फिर हम लोगों ने देखा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा। अब कोई नॉर्मल इंसान बोलेगा कि हाँ सर इन्वेस्ट कर देना चाहिए ना, 8 करोड़ इन्वेस्ट करके अगर मुझे 5 + 4 + 6 मतलब करीब 15 करोड़ मुझे मिल रहा है, तो क्यों ना इन्वेस्ट करे। बट दैट इज नॉट द वे ऑफ थिंकिंग सर। ठीक है, ये तो एक सीधा साधा मैटर हो गया। यहाँ हाँ इन्वेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपका कितना कॉस्ट पड़ रहा है ये भी तो चेक करना चाहिए, है ना। आप सिर्फ इस तरह से नहीं सोच सकते कि 8 करोड़ डाल के 15 करोड़ आ रहा है तो फिर इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, इसको ना आपको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है। अब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट सॉल्व करवाया था, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि आपके पास 400 लाख का इक्विटी फंड है, और आपके पास 400 लाख का डेब्ट फंड है। याद करें जरा, 400 लाख इक्विटी एंड 400 लाख डेब्ट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट अगर आपके पास 400 लाख इक्विटी, 400 लाख डेब्ट फंड है, डेब्ट फंड मतलब लोन फंड, टोटल इन्वेस्टमेंट बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेस 800 लाख। सपोज इन्वेस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 15%, मतलब आप जिस रेट में इन्वेस्ट मतलब ये डेब्ट को उठाए हो मार्केट से। अब 400 लाख का डेब्ट मतलब क्या, 400 लाख का लोन, है ना। 400 लाख का डेब्ट मतलब 400 लाख का लोन, तो लोन। हाँ बोलो, बोलो सर बोलो। তো বলছি ইকুইটি ফান্ড বলে, ইকুইটি ফান্ড মানে তো একটা কোম্পানি বা যে কারো কিছু ক্যাপিটাল বা ওটা কি বলা হয় ইকুইটি ফান্ড? इक्विटी फंड माने হচ্ছে, इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी फंड का मतलब होता है कि ये तुम्हारा ओन फंड है। ओन फंड मतलब ओन फंड इन द सेंस इसका कैरेक्टर इज लाइक के ओन पास फंड। हाँ बोलो बोलो बोलो। ओनर्स के पास जो है वही हाँ तो। ओनर, हाँ ओनर के पास जो है, ओनर मतलब तुम्हारे पास भी हो सकता है, या फिर कोई तुम्हारे बिजनेस पे मतलब साझेदारी ले रहा है। साझेदारी समझते हैं, हाँ साझेदारी मतलब तुम्हारे तुम्हारे बिजनेस में स्टेक होल्डिंग करना है। जैसे कि आप लोग ये प्रोग्राम होता है ना एक शार्क टैंक এটা बोल के। হোল্ডিং, हाँ शेयर होल्डिंग, है ना। হোল্ডিং সাবসিডিয়ারি। हाँ होल्डिंग मतलब होल्डिंग सब्सिडरी हो सकता है, या फिर कोई शार्क टैंक में जैसे दिखाते हैं कि आप अपना बिजनेस आइडिया लेके आते हो, तो वो आपके बिजनेस पे एक स्टेक होल्डिंग लेते हैं। मानो कि आपके बिजनेस में 5 करोड़ डालेगा और बदले में 50% स्टेक लेगा, या आपके बिजनेस में 2 करोड़ देके 20% स्टेक लेगा। ठीक है, मतलब वो बेसिकली उसका कैरेक्टर ही है ओन फंड। मतलब भले ही बाहर का बंदा हो, बट बिजनेस पे हिस्सेदारी ले रहा है ना। तो जो भी बिजनेस पे हिस्सेदारी का पैसा डालते हैं, मेंबर बनते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होता है, उसको हम लोग इक्विटी फंड बोलेंगे। आप किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट ओपन करो, कोई भी बिजनेस का बैलेंस शीट ओपन करो। जैसे आप यहां से देख लो, आईटीसी निकाल लेते हैं। यहाँ पर बिजनेस के, अगर किसी भी बिजनेस का आप बैलेंस शीट निकालोगे, तो बैलेंस शीट के नीचे वाला हिस्सा में आप देखना इक्विटी एंड लायबिलिटी बोल के आपको दिखेगा। ठीक है, और इक्विटी लायबिलिटी में आपको शेयर होल्डर्स फंड भी नजर आएगा। और वो जो शेयर होल्डर्स फंड एंड इक्विटी नजर आता है ना, वही बेसिकली इक्विटी फंड है। मतलब जो कंपनी के पास अपना कैपिटल है, जो कंपनी के पास अपना कैपिटल है। अब ये सब चीज आपको आप लोगों को कहाँ पता चलता है, नॉर्मली बैलेंस शीट में पता चलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ओपन करोगे ना, किसी भी कंपनी का निकाल लो सर, एनुअल रिपोर्ट से आपको मिल जाएगा। आप वहां से चेक कर सकते हो कि कंपनी का करंट इक्विटी कैपिटल का क्या स्थिति है। ठीक है, ये आपका नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो फिर कंपनी का पीएल बैलेंस शीट, ये रहा कैश फ्लो, ये रहा बैलेंस शीट। ये देखिए बैलेंस शीट में ये 2021 31 मार्च एंड का बैलेंस शीट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 का और 21 का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल दिखाई दे रहा है, देख। हेलो, लास्ट ईयर था 1229 करोड़ का, इस बार है 1230 करोड़। ये सब रुपीज इन करोड़ है, ये देखो।
1200 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है और अदर इक्विटी वगैरह में इतना है सर। तो कुल मिला के आपका इक्विटी साइड में इतना कैपिटल दिख रहा है, बाकी लायबिलिटी है। इक्विटी या लायबिलिटी मिल जाता है क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं सर कि बैलेंस शीट को टैली कराने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इक्विटी एंड कैपिटल मतलब लाइबिलिटी एंड कैपिटल एक साथ होता है ना। कैपिटल मतलब इक्विटी, जो नॉर्मल वे में हम लोग टी शेप में अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, हाँ बचपन से बनाते आ रहे हैं सर, क्लास 11 से। उसमें फाइनल अकाउंट्स करने के टाइम पे हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड है और ये हमारा एसेट साइड है। तो एक तरफ एसेट होता है, दूसरी तरफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। कंपनी अकाउंट्स में उसी कैपिटल को इक्विटी कहते हैं। कंपनी अकाउंट्स में उसी कैपिटल को इक्विटी कहते हैं सर। जो ओनर का खुद का फंड है या फिर उसका कैरेक्टर इज लाइक ओन फंड। कैरेक्टर इज लाइक ओन फंड। ব্যাপারটা বোঝা গেল? আরে ব্যাপারটা বোঝা গেল সম্ভব? হ্যাঁ স্যার। ओके सर। अब आगे देखो सर, हम लोग जो पॉइंट उठाया था उसको मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ। अब 400 लाख का इक्विटी था और लॉन्ग टर्म डेट था 400 लाख का। टोटल इन्वेस्टमेंट बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज 800 लाख का। कुल मिला के 800 लाख का लॉन्ग टर्म सोर्स था। सपोज इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म डेट का है 15%, इसका हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट माना था 15% का। तो 400 लाख का जो लोन है उसका इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही होगा, मैंडेटरी। इक्विटी का पेमेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इक्विटी को भी देना पड़ता है ना। अगर इक्विटी को नहीं देंगे तो इक्विटी रुट जाएगा सर। हाँ, इक्विटी को भी देना पड़ेगा। जैसे मानो कि आईटीसी के बारे में बात करें तो आईटीसी का शेयर प्राइस देखो। अब हम लोग आईटीसी में इन्वेस्ट तभी ना करेंगे जब आईटीसी हमें रिटर्न देगा कुछ। या तो आईटीसी का शेयर बढ़े, हमें कैपिटल गेन हो जाए, या फिर आईटीसी हमें डिविडेंड पे करे, कुछ तो करे। अगर आईटीसी हमें डिविडेंड पे नहीं कर देगा करेगा, अगर आईटीसी हमें कैपिटल गेन नहीं देगा तो हम आईटीसी में इन्वेस्ट क्यों करेंगे? अच्छा, कैपिटल गेन होगा कि नहीं होगा ये तो डिपेंड करता है कंपनी के ग्रोथ पे, है ना। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड करता है कंपनी हमें कैपिटल गेन देगा कि नहीं देगा। पर कंपनी डिविडेंड देगा कि नहीं देगा ये तो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट करेगा तो वो हमें डिविडेंड देगा, और अगर डिविडेंड मुझे नहीं देगा तो फिर हम कंपनी में इन्वेस्ट करके क्यों पैसा लगा के रखें? बिना कारण का कोई किसी को थोड़ी पैसा देगा सर। तो ऐसा नहीं, जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखो डिविडेंड यील्ड देखो 3.46 पर शेयर में डिविडेंड यील्ड भी करता है, ठीक है। तो ये कैपिटल जस्ट मैं आपको एक आइडिया के लिए दिखाया, ठीक है। बाकी आप लोग और भी डिटेल्स में चेक कर सकते हो बाद में। ऐसे फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना सर शेयर मार्केट में, तो उसमें ना ये सब एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कि ये सब क्या है नहीं है। लेकिन एक डिविडेंड का भी अलग चैप्टर भी आएगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंडामेंटल एनालिसिस बड़ा ही कनेक्टेड टॉपिक है। स्टॉक मार्केट में जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है सर, ठीक है, जो लोग रिसर्च एनालिस्ट का एग्जाम भी देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर मतलब उनके लिए ये फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनआईएसएम के, एनआईएसएम में रिसर्च एनालिस्ट अगर आपको बनना है तो फंडामेंटल एनालिसिस एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही आपको मतलब रेडी करना होता है अलॉन्ग विद इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जिसमें फाइनेंस का भी नॉलेज आपको बहुत जोर का हेल्प करता है। एक्चुअली ये जो हम लोग फंडामेंटल फंडामेंटल बोलते हैं ना, वो एक्चुअली फाइनेंस का ही एक एप्लीकेबल पार्ट है। अभी हम लोग जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं ना, अगर आप लोग फाइनेंस का नॉलेज को अच्छे से गैदर करते हो, आपको किसी भी कंपनी का फंडामेंटल रिपोर्ट पढ़ना बहुत आसान लगेगा। इतना तो गारंटी है, आप लिख के रख लो सर। ठीक है सर, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, आपने बोल दिया, हम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़े। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लोन के लिए तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, मैंडेटरी है। लेकिन हमें इक्विटी के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है, बट मैंडेटरी नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर को उसका रिटर्न देना मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन नहीं दोगे तो इक्विटी वाले रोड जाएंगे, और अगर इक्विटी रोड गया मतलब बहुत चिंता का विषय, ठीक है। मतलब कुछ चीजें साइलेंटली भी हाँ होना चाहिए। तो इक्विटी कुछ उस तरह में होता है जो साइलेंटली यस है, ठीक है। अब आगे देखिए, सो इफ टैक्स रेट इज 40%। अच्छा नाउ यहाँ पर और भी एक पॉइंट था कि बिजनेस में जो टैक्स चल रहा है इंडिया में, उस टाइम पे मैंने सोचा कि 40% का टैक्स है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पोस्ट टैक्स केडी भी कैलकुलेट किए थे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट पोस्ट टैक्स। उसके बाद ऊपर हम लोगों ने देखा था कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स हुआ था, जो प्री टैक्स में 15% था वो पोस्ट टैक्स 9% हुआ था। पर क्यों ये पोस्ट प्री करना पड़ा, इसका भी रीजन मैं आपको बताया था, है ना। फिर मैंने यहाँ पर इक्विटी का भी रिटर्न दिखाया 24% का। इक्विटी को कितना देना है, कम से कम 24%। सर क्यों ये सब क्यों जरूरी था? इसलिए ये सब इसलिए जरूरी था सर क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी
कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा लगाने का एक खर्चा आता है सर, पॉइंट टू बी नोटेड, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और एक टॉपिक आता है सर, ये मैं आपको कराऊंगा, जो लोग एक बार कंप्लीट कर चुके हो बहुत अच्छा, जो नहीं किया उनको कराना है बाद में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? आपका कैपिटल जुगाड़ करने का खर्चा। तो जैसे कि हमारे यहाँ पर डेब्ट जुगाड़ करने का मतलब 400 करोड़ का, सॉरी 400 लाख का, ये सब रुपीज इन लाख था, 400 लाख का लोन जुगाड़ करने का खर्चा था, पोस्ट टैक्स में 9%, प्री टैक्स में 15%। अब आप बोलोगे सर पोस्ट को प्री में, प्री को क्यों पोस्ट में कन्वर्ट किए? सर इसलिए करना पड़ा बिकॉज इक्विटी है ना, इक्विटी जो है वो पोस्ट टैक्स है, मतलब एक्चुअली दोनों को एक ही साइड में लाना पड़ेगा। मतलब अगर इक्विटी पोस्ट टैक्स है तो फिर डेब्ट प्री टैक्स होने से दिक्कत हो जाएगा, दोनों सिमिलर पैरामीटर में रहेगा तभी हम उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो क्योंकि टैक्स देने के बाद डेब्ट का टैक्स इंटरेस्ट कितना है, तो टैक्स देने के बाद डेब्ट का इंटरेस्ट है 9%। तो वेट ऑफ डेब्ट, टोटल डेब्ट कितना था और टोटल इक्विटी कितना था? टोटल 400 लाख का डेब्ट था, 400 लाख का इक्विटी था, तो हम लोगों ने इसको रेशियो कर दिया 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ? 50-50। तो वेट ऑफ डेब्ट टोटल में कितना है? अगर टोटल 1 है तो उसमें 50% डेब्ट है, और टोटल 1 है तो उसमें 50% इक्विटी है। तो 24 इक्विटी का कॉस्ट है और 9 डेब्ट का कॉस्ट है। दोनों को ऐड किए तो हमें ना एक पॉइंट मिला था जिसको हम लोग 16.5% कैलकुलेट किए थे। नाउ व्हाट इज दिस 16.5%? ये 16.5% मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल था। इसका मतलब क्या है कि मैंने प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए 800 करोड़ का, सॉरी 800 लाख का खर्चा किया, दैट मीन्स 8 करोड़ का। लेकिन ये 8 करोड़ के लिए मुझे एनुअली 16.5% का खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो ये 8 करोड़ मुझे नहीं मिलेगा। सो अगर आप मार्केट में रिटर्न चाहते हो, इससे ज्यादा तो चाहोगे ना सर, आपको 16.5 से ज्यादा रिटर्न आए ये तो आप एक्सपेक्ट करोगे। अगर आपका रिटर्न 16.5 से कम आया तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये क्यों मैंने रिपीट किया? क्योंकि अगर आप ये बात नहीं समझोगे तो फिर आप आगे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। केसीसी মানে স্যার জায়গাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কোন জায়গাটা? এটা অ্যাকচুয়ালি আগের ক্লাসের কনসেপ্টটা ডিটেইলসে বোঝানো ছিল নবনীল, আমি জাস্ট ওটাকে শর্টকাট করতে চাইলাম। আমি তবু আরেকবার বলছি, একটু 16.5% इज माई कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब सिंपल है, इसको ना अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में रखूं तो ये बहुत सिंपल मैटर है। স্যার सिर्फ, हाँ बोलो। বলছি যে 16/5 এর উপর হওয়া মানে প্রফিট, 16/5 অব্দি মানে হচ্ছে আমার নরমাল, আর তার নিচে আমার তো লসে চলে যাবে, সেটা আমার एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली, तू सही समझा है। নরমাল ভাবে मैं जस्ट इसको नॉबोनिल को थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। नॉबोनिल, मानो कि तुमको एक बिजनेस करना है और तुमको 10 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। अब तुमको 10 लाख मानो हाँ लोन चाहिए, ठीक है। अब तुम बैंक के पास गए तो बैंक तुमको बोला कि मैं तुमको लोन तो दे दूंगा पर बदले में 12% का इंटरेस्ट चाहिए, मतलब तुमको बैंक को देना है, ठीक है। तो अब तुम्हारे लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये तुम्हारे लिए कैपिटल है, यस और नो? यस तो 10 लाख का कैपिटल रेस करने के लिए तुमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा एनुअल लेवल में? 12%। तो कितना अमाउंट हो जाता है? 10 लाख का 12% कितना हो जाएगा बताओ? 1,20,000 1,20,000। थैंक यू। तो कैपिटल का कॉस्ट कितना पड़ा? 1,20,000 अमाउंट वाइज, परसेंटेज वाइज 12%। नाउ ये जो तुमने 10 लाख तुम्हारे हाथ में आया, ये 10 लाख को तुम इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में। तो अगर तुम इसको बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कम से कम 10 लाख तो तुम्हें उठाना ही है, साथ में जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो भी उठाना है। तो मतलब इतना तो आपको रेज करना ही है मार्केट में बिजनेस करके, मतलब 10 लाख तो आपके पास कैपिटल है जिसको मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको 1,20,000 एक्स्ट्रा तो करना ही है, मतलब 11,20,000 यू हैव टू अर्न फ्रॉम द मार्केट बिकॉज, हाँ হ্যাঁ बोलो। হ্যাঁ এটা অ্যাটলিস্ট এটা করতেই হবে, এটা খরচা হয়েছে। दिस इज योर मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न।
মিনিমাম বল, বুঝতে পারছি না। এটা তো স্যার এক মানে 1 ইয়ারে বেসিকে বললেন অ্যানুয়ালি। হুম। ধরুন ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার পরে সেটা 5 বছরে শোধ করতে হবে, তাহলে তো 1,20,000 ইন্টু 5 ইয়ার্স মানে হচ্ছে 6 লাখ টাকা এক্সট্রা পেমেন্ট হবে। তো সেই না, ক্ষেত্রে তাহলে আমার সেক্ষেত্রে মাসে সেক্ষেত্রে সেটা 5 বছরের হিসেবে খরচাটা হিসেব হবে কি আমি 5 বছরে ওটা ব্যাংকে পার কত দেবো। বছর 1 লাখ, পার বছরে 1,20,000 ওভার আমাকে আনতে হবে, যেটা আমি ইন্টারেস্ট দেবো তার ওভারটা আমাকে राखते হবে हाँ मैंने, বছর থেকে। हाँ इतना अमाउंट तो तुम्हें मार्केट से रेज करना ही है। मतलब सिंपल बात है, तुमने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया वो प्रोजेक्ट में तुमने अगर 10 लाख रुपया डाला, तो उस प्रोजेक्ट में तुम्हें 12% करके इंटरेस्ट हर साल भरना पड़ता है। तो 1,20,000 तुम्हें भरना पड़ेगा। ठीक है, अब जितना साल पीरियड का हो। नाउ क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मैं इसको ज्यादा 5 साल 10 साल में क्या होगा वो तो आगे आगे आपको देखने को मिलेगा। बट सिंपल अब 1 साल का ही सोचो ना, कि एक 1 ईयर में ही ये प्रोजेक्ट तुमको कितना, तुम्हें कितना चाहिए। तो सिंपल बात है कि अगर तुम्हें इस प्रोजेक्ट में सक्सेस होना है, 11,20,000 से तुम्हें ज्यादा मतलब कलेक्ट करना ही होगा मार्केट से। मतलब कम से कम 12 लाख या 13 लाख, मतलब 10 लाख का इन्वेस्ट करके अगर 12 लाख आया या 13 लाख आया, तो तभी जाके बिजनेस सर्वाइवल मोड पे आएगा। मतलब बिजनेस से रिटर्न आएगा कम से कम प्रॉफिट। है ना। मतलब 12% की जगह कम से कम 15% तो कमा लो भाई। मतलब 1.5 लाख, अगर 1.5 लाख भी कमा लोगे ना 10 लाख इन्वेस्ट करके, 10 लाख इन्वेस्ट करके अगर इनकम अगर तुम्हारा 1.5 लाख हो जाए, 10 लाख तो मिलेगा ही, मान के चलते हैं। 10 लाख तो प्रिंसिपल वैल्यू है। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर 15% भी रिटर्न कमा लेते हो, अगर 15% भी तुम्हारा आर है, और केसी कितना है 1,20,000 मतलब 12%। ठीक है, तो आर शुड बी ग्रेटर देन केसी। मतलब 1.5 लाख कमाओ तो 1,20,000 बैंक को दो, तो 30,000 घर लेके जाओ। ये सर नो, आर इज योर 1,50,000, केसी इज 1.2, तो कम से कम 30,000 घर लेके जाओ सर, साल भर का। इतना तो कमाना पड़ेगा। अगर इतना नहीं कमा पाए तो मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस फेलियर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मतलब है। अब यही सिंपल सा मतलब, इतना सिंपल तो होता नहीं है बड़े बड़े केसेस में। उसी का जो अलग अलग टेक्निक है वही मैं आपके साथ थोड़ा सा बात कर रहा हूँ सर। कि जैसे कि मैंने आपको एनपीवी कैलकुलेट करना उस दिन एक एग्जांपल के थ्रू से दिखाया था, तो आज मैं आपको ना एनपीवी का डिटेल्स में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। ठीक है, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट, ऐसे हम लोगों के पास बहुत सारा टेक्निक है। मैंने अभी आपको दिखा रहा था कि कितना सारा टेक्निक है कैपिटल बजटिंग में। पेबैक पीरियड, एआरआर, एनपीवी, मैं थोड़ा सा एनपीवी, एआरआर, पेबैक, प्रॉफिटेबिलिटी, आईआरआर, एमआईआरआर, इसी सब चीजों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। ठीक है, तो चलो सर हर एक टेक्निक के बारे में थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज गैदर करते हैं। उसके बाद हर एक टेक्निक के ऊपर हम लोग डिटेल्स में क्वेश्चन करेंगे। लपट्टा बोझा जाते तो समझ में आ रहा होगा सबको। जैसे हाँ हेडिंग सर। कर लो सर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू का मैंने लास्ट दिन ही बताया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू होता क्या है। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, अगर आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो अगर पॉजिटिव रिटर्न देता है ना, तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज, वो डिपेंड करता है कि अगर वो सिंगल प्रोजेक्ट है, या मतलब एक ही प्रोजेक्ट है, या फिर मतलब उसका ऑल्टरनेट भी कुछ है। तो अगर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है तो जो बेस्ट रिटर्न देगा उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो एनपीवी नॉर्मली पॉजिटिव होने से आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें देखना पड़ता है एनपीवी के केस में पॉजिटिव का मतलब क्या। मतलब अगर 1 टका भी पॉजिटिव है तो यस इन्वेस्टमेंट ओके है, बट क्या 1 टका से आपका बिजनेस चलेगा सर। तो इतना रिजनेबल रिटर्न तो आपको पॉजिटिव वे में दे दिया जाए ताकि आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके आपको कुछ मिले। तो जैसे कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट दिन में कि सर 303 लाख का मेरा पॉजिटिव आया था। तो 303 लाख का पॉजिटिव का मतलब होता है कि मैं एक अच्छा खासा रिटर्न गैदर किया था। तो ये इनफ होता है, लेकिन ये कैलकुलेट करने का एक बहुत ही सुंदर टीवीएम का टेक्निक, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टेक्निक मैंने सिखाया था। आज भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैं करवाऊंगा। जो लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी अभी तक नहीं कर पाए, जिन लोगों का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लासेस अभी तक नहीं हुआ है, वो प्लीज मेरे से टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लासेस लेके एक बार प्लीज गो थ्रू कर लो सर। क्यों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी ना कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग टेक्निक के बारे में बात करता है। ठीक है, एन्युइटी के बारे में बात करता है, जो बहुत ही वाइटल कॉन्सेप्ट है एग्जाम पर्पस में, एज वेल एज आपका बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज के लिए भी। तो अगर आप टीवीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हो, तो
तो आपका ये सब कैलकुलेशंस ना बहुत आसानी से इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको थोड़ा एनपीवी के बारे में बताता हूँ। एनपीवी क्या है? एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स पूछ लेते हैं, कई बार एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, सो यू हैव टू रेडी फॉर दैट। एनपीवी इक्वल्स टू व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू ना, एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। लिख लो सर, लिख लो, नहीं तो बोलोगे कि सर ने एनपीवी लिखाया, नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला। तो एनपीवी क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नाउ व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आप शायद सोच रहे हो सर ये क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। फिर इसको ना मॉडर्न वे में थोड़ा ऐसे लिखा जाता है, तो लिखा देता हूं। सिंस most of the project have a single cash outflow at the beginning, we may redefine NPV as NPV equals to present value of cash inflow minus initial investment। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, पुराने जमाने में क्या होता था और आज के जमाने में थोड़ा सा चेंजेस क्या आ गया कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो ना, तो इनफ्लो तो होगा बट आउटफ्लो भी आप धीरे धीरे कर सकते हो। लेकिन आउटफ्लो अगर धीरे धीरे नहीं हो रहा है, अगर एट ए टाइम में पूरा पेमेंट आपको करना पड़ रहा है, ठीक है, जैसे मानो कि आपको एक बिल्डिंग बनाना है, अगर आप मानो आप एक रियल एस्टेट एजेंट है, ठीक है, मतलब आज के डेट में कोलकाता में अगर आप लोग रहते हो या फिर इन्हीं बिग सिटी में आप लोग बिलोंग करते हो, अगर आप एक रियल एस्टेट मानो, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप बिल्डिंग बनाते हो सर, ठीक है, आप बिल्डिंग बनाते हो तो बिल्डिंग बनाने के टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट पहले ही खर्चा करना पड़ता है, हमें राइट सर, है ना? बिल्डिंग में आपको पहले ही खर्चा करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल आपको ये बिल्डिंग बनाना है तो एक लमसम अमाउंट तो आपको पहले ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना? जमीन के लिए मतलब लैंड एक्विजिशंस के लिए, फिर ब्रेक्स वगैरह के लिए, लाइसेंस के लिए, बहुत सारा चीजों में खर्चा होता है, ठीक है। तो मेरा जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, हाँ बाद में धीरे धीरे भी हम लोग बाकी पेमेंट खर्चा करते हैं, बट एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लंबा होता है सर, ठीक है, नहीं तो आप प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इनिशियली एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना, इनिशियली एक प्रोजेक्ट को डेवलप करना, ये एक नो डाउट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसमें जो खर्चा आप कर रहे हो ना, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया कवर करता है। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दैट, तो सर हम लोग आजकल इसको ना ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, हाँ बोलो सर, बोलो बोलो। ভ্যাকেন্ট ল্যান্ড যেগুলো हम्म আবার যেগুলো ধরুন প্রপার্টি বা নিজস্ব জমি কিনবো, তো हम्म সেই ক্ষেত্রে স্যার লোন দেয় তো? हाँ लोन मिल सकता है, लेकिन लोन का कुछ बेसिस भी होना चाहिए। अगर तुम कोई वैकेंट लैंड खरीदना चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है पर तुम लोन के लिए जाना चाहते हो, लेकिन लोन तुमको क्यों देगा? अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ बेसिस बिना लोन ऐसे नहीं देगा, ठीक है। कुछ तो बेस होना चाहिए, हाँ एक तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना, प्रॉपर बिल्डर लाइसेंस वगैरह ये तो होना ही चाहिए, साथ में आपके पास कुछ तो बैकअप प्रोजेक्ट होना चाहिए, वो कुछ तो बैकअप पूंजी होना चाहिए, है ना, प्रॉपर्टी कुछ तो होना चाहिए जिसको दिखा के आप लोन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन बिना না স্যার, मतलब
বুঝলাম না, বল। স্যার বলছি বিজনেস পারপাস না, মানে ধরুন নিজস্ব জমি কিনে বাড়ি তৈরি করবার এরকম ইচ্ছা আছে, তো ধরুন যদি জমিটা কিনতে যাই তো সেই ক্ষেত্রে তো লোন বের করতেই পারে যায়। हाँ हाँ, मतलब देख, वो तो नॉर्मल, कोई किसी का जमीन है, वो लोन चाहता है, क्यों नहीं देगा? देता है बैंक, क्यों नहीं देगा? जमीन के लिए, लैंड के लिए, होम के लिए, अगर एलिजिबिलिटी उनके बैंक के हिसाब से अगर एलिजिबिलिटी फुलफिल हो जाता है तो क्यों नहीं लोन देगा? उनका एलिजिबिलिटी মানে फुलफिल हो जाने ধরুন से। যে নিচে থাকা বুঝলাম না, হ্যালো, আরেকবার বল কি বলছিস, বুঝলাম না। মানে স্যার বলছিলাম ওই যদি আমি এলিজিবল হই তো লোন শোধ করা তাহলেই তো লোন পেয়ে যাবো, যখন हाँ हाँ, ফ্ল্যাট ऑब्वियसली, কিনতে हाँ গেলে হয়তো। हाँ, यस एग्जैक्टली। लोन रीपेमेंट एलिजिबिलिटी अगर फुलफिल होता है तभी जाके लोन मिलता है। बैंक का अपना क्राइटेरिया होता है सर। बैंक भी बिजनेस करते हैं और कुछ चीजें डिपेंड करता है कौन मैनेजर है, मैनेजर का क्या मतलब डिसीजन है, वो सब भी मायने रखता है, ठीक है? कहीं कभार होता है कि आप एलिजिबल हो फिर भी बैंक ने तुमको लोन नहीं दिया, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आपको लोन दे ही देता है, बट डिपेंड करता है कि मैनेजर क्या सोच रहा है एलिजिबिलिटी के बारे में, दैट्स ऑल डिपेंड्स। बेसिकली अगर इनकम का मतलब फ्लो काफी सिक्योर नजर आता है, जमीन वगैरह सब कुछ पेपर वगैरह क्लियर है, तो लोन मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। सिविल स्कोर वगैरह तो है ही, बट मेनली वैल्यूएशन प्रॉपर है तो मिल जाता है। अच्छा, एनपीवी का क्या सिंपल फॉर्मूला हो गया सर, ये याद रखना सर, एग्जाम में बहुत इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नाउ एनपीवी shows the change in shareholders wealth as a result of the project, as a result of the प्रोजेक्ट। तो बेसिकली एनपीवी में क्या होता है, जब प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें शेयर होल्डर का वेल्थ में चेंजेस आता है सर, ठीक है? तो नॉर्मली उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? স্যার हाँ बोल। ওয়েলথে তারপরে কি লিখে वेल्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब शेयर होल्डर वेल्थ कैसे होगा? मतलब जब आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें शेयर होल्डर का मतलब वेल्थ कैसे बढ़ेगा? सिंपल, नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर प्राइस। नाउ शेयर होल्डर्स, जो बिजनेस का शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स वेल्थ refers to the market capitalization of the number of share into share price, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं कि सर क्या है। देखो, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आईटीसी के बारे में बता रहा था, टाटा के बारे में बता रहा था, है ना, कि जब भी कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है किसी न्यू प्रोजेक्ट में, तो उसका क्या पर्पस होता है? क्या पर्पस होता है कि जो भी मेरा, मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे मानो कि आईटीसी, आईटीसी ने न्यू न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। जैसे आप लोगों को पता है आईटीसी ने सनराइज मसाला को खरीद लिया, है ना, ये पुराना बात है सर, बहुत ही पुराना बात है, 2-3 साल हो गया। आईटीसी एंड सनराइज मसाला के बीच में, जो सनराइज मसाला कोलकाता बेस्ड एक मसाला कंपनी है, ठीक है, कितना में डील हुआ था, एग्जैक्ट तो अमाउंट याद नहीं है, बट आईटीसी एक्वायर्ड स्पाइस मेकर सनराइज 2020 में ये डील हुआ था, ठीक है? तो करीब कितने में अमाउंट में डील हुआ था आप देख सकते हो, 2150 करोड़, 2150 करोड़ में कैश डील हुआ था सर। सनराइज फूड प्राइवेट लिमिटेड, द वेरी फेमस कोलकाता बेस्ड मसाला कंपनी है सर, यू ऑल नो, घर घर में सबको पता है। नाउ मैं क्वेश्चन बस इतना पूछना चाहता हूँ कि जब आईटीसी ने ऐसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, तो कुछ तो उसके बारे में, रिटर्न के बारे में सोचा होगा, या बिना सोच के इन्वेस्टमेंट कर दिया? ऑब्वियसली
बिना सोच के तो नहीं किया होगा। हाँ, बाद में क्या होगा वो तो समय बताएगा, है ना। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो किया ना सर, अपफ्रंट कंसिडरेशन ऑफ ₹2150 करोड़। हाँ बोलो। ডিভাইন ডিভাইন ডিভাইনও তো স্যার করে যায় দিবে। हाँ, निमाइल निमाइल ना। হ্যাঁ স্যার, हाँ, ডিভাইনও কোচিং দিয়ে করে। निमाइल को भी खरीदा है, ठीक है। तो यही बात है सर, इन एडिशन द सेलर आर एंटाइटल्ड टू कंटिंजेंट कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग ₹150 crore which is payable upon Sunrise achieving mutually agreed operational and financial milestones over a period of 2 years IT set in regulatory filing। तो बेसिकली मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब जब भी ऐसा कुछ भी कंपनी करता है तो बिजनेस वैल्यूएशन में चेंजेस आता है। तो बिजनेस वैल्यूएशन कैसे चेंज करता है? नंबर ऑफ शेयर इनटू शेयर होल्डर, है ना, शेयर प्राइस। तो जब भी न्यू बिजनेस इन्वेस्टमेंट करेगा उसका इफेक्ट शेयर होल्डर वेल्थ में बिल्कुल आएगा सर, ठीक है। अब धीरे धीरे उसी पर्टिकुलर बिजनेस जैसे और बिजनेस को बढ़ाएगा उसमें और डेवलपमेंट नजर आएगा, उसमें और डेवलपमेंट नजर आएगा। ये तो बिजनेस का एक सिंपल तरीका है। अब आपको मैं और बताता हूँ सर, कुछ केस लिखवा है। अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद एनपीवी पॉजिटिव आता है, जैसे आप लोगों को मैंने लास्ट दिन एनपीवी कैलकुलेट करना सिखाया ना, तो एनपीवी इज पॉजिटिव, तो किसका मतलब क्या? से एनपीवी इक्वल्स टू 40 लाख, मान के चलो कि एनपीवी 40 लाख है। तो सिंपल बात है सर, प्रोजेक्ट इज वायबल, वायबल मतलब एक्सेप्टेबल। अगर किसी प्रोजेक्ट का एनपीवी 40 लाख बता रहे हैं तो ऑब्वियसली वायबल है, एक्सेप्टेबल है ना। एज इट विल इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ बाय 40 लाख। बात को समझे सर, अगर किसी बिजनेस का एनपीवी 40 लाख आता है इसका मतलब ये है कि बिजनेस में 40 लाख का ग्रोथ होने वाला है, वेल्थ में इंप्रूवमेंट होने वाला है। और अगर बिजनेस में वेल्थ इंप्रूव होगा तो वो शेयर होल्डर का ही वैल्यूएशन को ग्रो करेगा। लिख लिए सर, लिख लिया सर अब? ये लिखे नहीं है चीज सब है? Yes, sir. तो शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय 40 लाख। नाउ केस 2, सिमिलर पर्पस में दूसरा केस देखिए जरा। अगर बिजनेस का मतलब कैलकुलेशन करके एनपीवी नेगेटिव आता है तो से एनपीवी इज नेगेटिव 40 लाख। अगर बिजनेस का एनपीवी नेगेटिव 40 लाख है तो देन प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिसमें शेयर होल्डर का वेल्थ नहीं बढ़ेगा, उल्टा शेयर होल्डर का वेल्थ गिर जाएगा। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसमें लॉस हो गया है, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो गया है, प्रॉफिट नहीं। तो शेयर होल्डर का वेल्थ गिरेगा सर, शेयर होल्डर का वेल्थ गिरेगा, और ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले एनपीवी एक टेक्निक है जिसके थ्रू से हम लोग ये कैलकुलेट बिल्कुल कर सकते हैं सर कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए बिजनेस को या नहीं। जब हम लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना किसी कंपनी में फंडामेंटली, तो फंडामेंटली कौन सा कंपनी क्या बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये भी आपको ना हेल्प करता है कि कोई पर्टिकुलर बिजनेस इस पर्टिकुलर मैटर में इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये आपके माइंड के साथ देखो, कंपनी तो करेगा, लेकिन कंपनी जैसे कि आईटीसी ने सनराइज मसाला में इन्वेस्ट किया। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या सनराइज मसाला में इन्वेस्ट करना किफायती होगा? अगर मानो किसी और चीज में इन्वेस्ट करता, क्या वो उतना प्रॉफिटेबल नजर आ रहा है आपको? तो इसमें आपका बिजनेस सेंस भी मैटर करता है, योर बिजनेस सेंस ऑल्सो मैटर, ठीक है। तभी जाके अगर दोनों का मतलब कंपनी ने जो डिसीजन लिया
और एज ए न्यू इन्वेस्टर अगर आपका सोच मैच करता है, मतलब इसमें आपका बिजनेस माइंड डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें आपका बिजनेस माइंड वैरी करेगा ऑब्वियसली कि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ने सही किया कि नहीं किया। बोलो। সেটা আমরাও তো যখন স্যার নতুন কিছু ধরুন লঞ্চ করতে চাই তখন তো ওরাও তো মাইনাসের র্যাঙ্কিংই চলে, দেন তারপর তো আবার पॉजिटिव प्लेस হয়েই যায় ना কোনো ना, কোনো वही ক্ষেত্রে। वही तो सर कॉन्सेप्ट है, मतलब स्टार्टिंग में नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बात नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में नेगेटिव का मैटर नहीं है, फ्यूचर में तुमको बिजनेस कितना कैश फ्लो दे सकता है, फ्यूचर में बिजनेस तुमको कितना कैश फ्लो दे सकता है। हाँ ফিউচার প্ল্যানিং সিম্পল। हाँ, मतलब वही कैलकुलेशन का मेन मैटर है कि आज तुम बिजनेस में मानो कि अगला 2 साल तक तुमने बिजनेस में 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया, बहुत अच्छा। बट 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद नेक्स्ट 5 इयर्स में तुमको कितना रिटर्न मिल सकता है, इसका प्रोबेबल रिटर्न कैलकुलेशन करने का टेक्निक ही तो है। अब देखो, मैं उसको आपको कल का जो क्वेश्चन था उसको मैं थोड़ा टेक्निकली आपको फिर से सॉल्व कराता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड बिकॉज it will decrease, it will decrease, not increase, huh? It will decrease shareholders wealth by 40 lakh। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं सर। ऑलरेडी मैंने लास्ट दिन भी कैलकुलेशन दिखाया था, मैं सेम कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में बता रहा हूं। बाकी आगे आगे और भी ऐसे कैलकुलेशंस आपको मिलेगा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस के लिए। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। years NCF, present value interest factor PVIF at the rate 16.5% and present value। आप लोग बता सकते हो सर ये 16.5% कहां से लिया मैंने? सर आप लोगों को मैंने अभी सॉल्व, हाँ স্যার बोलो। আমরা আগের স্যার সলিউশনের মধ্যে স্যার নেট যেটা বেরিয়েছিল সেটা। ये सर केसी है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैंने क्या बोला सर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। मतलब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मतलब ये होता है सर कि मार्केट का जो महंगाई होता है ना उसे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से डिनोट किया जाता है। अब आपको लग रहा है कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16.5% जो मेरा आया था इसको आप इन्फ्लेशन बोल रहे हो, मतलब तो वही है ना। मानो कि मार्केट में इन्फ्लेशन है 10% और आप ईयर ऑन ईयर आपका इनकम बढ़ रहा है 5%। ऐसे मानो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं ना, जैसे अगर आप लोग रिसेंट इन्फ्लेशन रेट को देखोगे, आपको मैं समझा रहा हूँ क्या, क्यों समझा रहा हूँ, आप देखो इन्फ्लेशन रेट कंट्री वाइज। दो 2022 का ही देख लेते हैं। सोर्स विकिपीडिया सोर्स से ही देख रहा हूँ थोड़ा सा, अगर आप हल्का सा नजर डालें। ये देखिए सर, ये 2021-22 ये सब एस्टिमेटेड है, इसमें आप इन्फ्लेशन रेट देखिए। कुछ कंट्री है जहां पर तो नेगेटिव इन्फ्लेशन है ना। नेगेटिव इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नॉट गुड सर, हल्का फुल्का इन्फ्लेशन होना चाहिए। 2.5 तक का इन्फ्लेशन ना ओके है, ठीक है। 5% का इन्फ्लेशन मतलब चलो अचीवेबल है, बट 10 क्रॉस कर जाना मतलब बहुत ही चिंता। भारत का इन्फ्लेशन रेट 2021 के बाद का एस्टिमेटेड क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारा चीज अपडेट नहीं हुआ है सर। इंडिया का 5.557 बता रहा है, नहीं इतना ये अपडेट नहीं हुआ है सर, ये वाला प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है। एक मिनट रुको, आईएमएफ का एक डेटा आया था ना, आईएमएफ का। हाँ, ये यहाँ से हमें काफी अच्छा मिल सकता है। यस, ये अच्छा सोर्स है सर।
ये IMF.org है सर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का प्रोजेक्शन है। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। अफगानिस्तान का डेटा नहीं मिला सर। भारत 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 भारत, इंडिया 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 के बारे में, ये सर मंथली रेट डेटा है क्या? इन्फ्लेशन रेट, एवरेज कंज्यूमर प्राइस, एनुअल परसेंट चेंज। चलो चलो चलो, आई 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 सर, दिख गया इंडिया। 5.1, वाह, ये तो अच्छा बता रहे हैं। 5.1, चलो मैं तो सोच रहा था और ज्यादा होगा। 5.1 इंटरेस्ट मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर इंडिया का प्रोजेक्ट कर रहा है IMF, স্যার तो কালকে বেরিয়েছে স্যার হোলসেল প্রাইস ইনফ্লেশনটা যেটা স্যার 4.95। 4.95, इसका मतलब है कि अच्छा बात है सर। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन 5.22 থেকে নেমেছে স্যার। 5.22 से नीचे आ गया, मतलब बहुत ही अच्छा जा रहा है सर। मतलब महंगाई कम है। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बारे में क्या बता रहा है? पाकिस्तान 19.9%, समझ सकते हो सर, 19.9%। मतलब मानो ये इन्फ्लेशन को समझने का सोचो, आप मानो कि आप इंडिया में हो और आप मानो कि आप पाकिस्तान में हो। सर नहीं रहना है पाकिस्तान में, अरे मत रहो, अब समझा करो सर। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप इंडियन बैंक में पैसा रखते हो, आप अगर आज 1000 टका इन्वेस्ट करते हो इंडियन बैंक में, और मार्केट में इन्फ्लेशन है 5%, जैसे कि इंडिया का एस्टिमेशन IMF बता रहा है, तो मार्केट में इन्फ्लेशन है 5% और बैंक आपको 8% दे रहा है, फिर भी आप 3% का फायदा लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? मतलब बैंक में 8% अगर इंटरेस्ट आपको मिल जाता है तो आप फायदे का काम कर रहे हो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट है 19.9%, मतलब 19-20% ऑलमोस्ट, और बैंक में आप पैसा रख रहे हो, तो बैंक आपको अगर 8% भी दे देता है तो भी आप 12% के घाटे में जाओगे। पाकिस्तान का इकोनॉमी तो बहुत खतरनाक हालत में है। ठीक है, तो अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, दिन दिन देखो और भी क्या हालत होता है। लेकिन आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन रेट, अब यही बात है सर, ये जो मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा था नोट में, ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बेसिकली मतलब आपका महंगाई को समझाना चाहता है। ठीक है, अब चाहे वो एक बैंक का इंटरेस्ट रेट हो, ठीक है, चाहे वो बैंक का इंटरेस्ट रेट हो या मार्केट का इन्फ्लेशन हो, दैट इज ऑल अबाउट इन्फ्लेशन फैक्टर, जिसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं, कि आज के डेट में इसका क्या प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब जो भी कमाओगे इस रेट के हिसाब से कमाना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है। लेकिन एक बार हम लोग IMF से थोड़ा सा कुछ अपडेट ले लेते हैं 2 मिनट के लिए। और क्या कंट्री है, चाइना का क्या हालत है बताया सर? चाइना तो ग्रीन जोन में है, 2.2, बाप रे बहुत ही अच्छा। 5.1, सऊदी अरबिया 2.2, ओमान 2.2, अमेरिका 3.5, रशिया 5, इंडिया 5.1, अच्छा है। हम ऑस्ट्रेलिया 4.8, मादागास्कर, जिम्बाब्वे देखो सर, जिम्बाब्वे 204, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इथियोपिया 28.6। हाँ, बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे बगल में है 9.1, म्यांमार 13.3, थाईलैंड 2.8, इंडोनेशिया मलेशिया 2.8, इंडोनेशिया 5.5, पपुआ न्यू गिनी 5.4। इधर अर्जेंटीना का हालत देखो सर, सी 76.1, 76.1। अफगानिस्तान का डेटा नहीं है, ईरान का भी सिचुएशन अच्छा नहीं है सर, 40% इन्फ्लेशन रेट है। तुर्की भयंकर हालत में है, 51.2। तुर्की ईरान दोनों का हालत बहुत खराब है। कजाकस 11.3, मंगोलिया 12.1, इथियोपिया 28.6, सूडान 76.9। इधर और एक भयंकर कंट्री है वेनेजुएला 195%। तेल का कुआं है, फिर भी इसका तो बहुत ही भयंकर हालत है। तो ये करंट इन्फ्लेशन सिनारियो है वर्ल्ड वाइड। जापान 1.4, डेवलप नेशन का आपको समझ में आ ही रहा है, चाइना, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो मॉडरेट है, भारत जैसा ही। ठीक है, कुछ अफ्रीकन नेशंस भयंकर हालत में है। इधर कनाडा 4.2। चलो इंडिया अच्छा कर रहा है, 140
करोड़ पॉपुलेशन लेके इंडिया का डेवलपमेंट खराब नहीं है। हाँ, हम लोगों को चाइना जैसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। স্যার ভেনেজুয়েলা তো কম দেখাচ্ছে, ও তো স্যার 305 রয়েছে স্যার, আগের দিন নিউজে এসেছিল। এটা মনে হচ্ছে এস্টিমেটেড দেখাচ্ছে, এটা এটা এস্টিমেটেড 2023 এস্টিমেটেড দেখাচ্ছে, কমে আসবে, এটাই বোঝাতে চাইছে। ম্যাপ 2023, এটা এটা আইএমএফ এর আছে। এবারে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আউটলুক কি আছে সেটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হয়তো বলবে আলাদা, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট আলাদা হবে, স্যার এক আইএমএফ এর বছরে রিপোর্ট এতটা কমে যাবে? নিশ্চয়ই কিছু এস্টিমেশন আছে, কেন কমবে বলছে আমিও জানি না, ঠিক আছে, দেখতে হবে, আমি তো জানি না কেন বলছে এরা, বাট জাস্ট একটা আইডিয়া নিলাম। এই যে ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ভেনেজুয়েলা, ভেনেজুয়েলার ব্যাপারে বলা আছে, চাইলে রিড করতে পারিস। जीडीपी ग्रोथ, डेटा शेट्स, जीडीपी करंट प्राइस, आईएमएफ का साइट विजिट करके इकोनॉमिक का नॉलेज अगर आप लोग डेवलप करोगे ना तो ये सब डेटा आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। ठीक है, चलो सर, अभी फिलहाल तेल के कारण शायद इनका मार्केट बढ़ सकता है और इसीलिए शायद इनका डिफरेंस बढ़ अच्छा हो रहा है। ओके, और नहीं बहुत ज्यादा हो गया। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये जो केसी है ना सर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में इन्फ्लेशन दर भी होता है, कॉस्ट मतलब आपका कॉस्टिंग भी आ सकता है, ये प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना पड़ रहा है। तो बैंक भी तो वही उसी हिसाब से आपसे इंटरेस्ट लेता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन अगर ज्यादा होगा बैंक का इंटरेस्ट भी ज्यादा होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन अगर कम होगा बैंक का इंटरेस्ट भी कम होगा, है ना। अब डिपेंड करता है, बाद में साथ में मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह भी है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है। जैसे देखो ना, अभी इन्फ्लेशन कम है लेकिन बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत चीजों में बढ़ चुका है, लेकिन अगर आप कोरोना पीरियड में देखो उस टाइम पे इन्फ्लेशन हाई था बट बैंक का रेट कम था, उस टाइम पे क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रो 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 पब्लिक होता है ना, प्रो पीपल, ठीक है, कि जनता को कष्ट ना दे, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट का मानना है कि क्योंकि अभी इकोनॉमी अच्छा जा रहा है, लोगों का अर्निंग हो रहा है, तो हम लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो इंडिया थोड़ा अलग सोचता है सर, सोचना पड़ता है, इतना बड़ा फैमिली जो है। अच्छा, हम लोगों का जो मेन क्वेश्चन था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को जब स्टार्टिंग में देखा था 800 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट था, जिसमें 500 लाख फर्स्ट ईयर आ रहा है, सेकंड ईयर 400 लाख आ रहा है एंड थर्ड ईयर में 600 लाख आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और चीज देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये मैंने लास्ट दिन आप लोगों को शो किया था, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ सर। अगर आपका 16.5% का कैलकुलेटर ले लीजिए हाथ में, कैलकुलेटर का रियल यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जस्ट आप कैलकुलेटर लीजिए। अच्छा, हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो 16.5%, 16.5% डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, तो हमें क्या मिला बोलो तो, मतलब 1 रुपी इन्वेस्ट करने से, ₹1 इन्वेस्ट करने से हमें 0.165 पैसा रिटर्न मिलेगा, यही मतलब होता है ना 16.5% का। तो हम लोग क्या किए, परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए। इसमें क्या होता है, कैलकुलेटर में फॉर्मूला को पुट करने का सुविधा होता है, प्लस कर दीजिए 1, मतलब आ गया 1.165। ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल सा टेक्निक यूज कर रहा हूं। 16.5% को मैंने कुछ नहीं किया, जो चीज परसेंट में रहता है उसको आप अगर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 16.5/100 करने से ही आ जाएगा ना। तो 16.5/100 करने से आपका 0.165 आएगा, और 0.165 को अगर आप 1 से ऐड कर देंगे तो 1.165 आएगा। अब आप बोलोगे सर 1 क्यों ऐड किए, क्योंकि सर जब मुझे रिटर्न मिलता है तो मुझे इंटरेस्ट भी मिलता है और साथ में मेरा प्रिंसिपल भी तो मुझे वापस मिलता है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब P प्लस I, ये दोनों मिलके मेरा 1.165। बोलो सर, यहां तक बात समझ में आया। ऐसे तो ये TVM का कॉन्सेप्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बट फिर भी एक बार पूछ रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्लास में शेयर करूंगा आप सभी से, प्लीज एक बार 10-12 लेक्चर होगा, धीरे धीरे करके रखिएगा, फाइनेंस में बहुत हेल्प करता है सर। एग्जाम में छोटा छोटा सवाल भी पूछ सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल। सो 16.5 डिवाइडेड बाई 100 करके +1 कर दिया तो 1.16 आया। নবনীল বুঝতে পারলে 1.165 কেন করলাম? হ্যাঁ 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 বুঝতে পেরেছি।
ओके, अब बस कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए ना, एज वी नीड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे 1.165 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू में डिवाइड करना पड़ता है, फ्यूचर वैल्यू में इंटू करना पड़ता है। तो हमें अभी इंटू नहीं करना है, डिवाइड करना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए, तो डिवाइड कर दिए। डिवाइड करके फर्स्ट एक बार इक्वल डालो, डिवाइड करके कैलकुलेटर में एक इक्वल डालो, देखो कुछ फैक्टर मिलेगा आपको, मिला? प्लीज टेल मी सर, फैक्टर मिला कितना आया? 0.8588। हेलो স্যার ফার্স্টেরটা এসছে 8584, সেকেন্ডেরটা স্যার 0.7368 আর থার্ডেরটা স্যার 6324। ওই প্রথমটা 8584 এসছে না? আচ্ছা 8584, ठीक है कर दो सर, 8584 मैंने गलत लिखा। अब एक बार इक्वल देने से मेरे को ये मिला, सेकंड बार इक्वल देने से 7368 मिलेगा। 7 के बाद 9 है ना सर, 7 के बाद 9 है ना, तो 7 के बाद चार चार कर लेना चाहिए, ठीक है? पॉइंट के बाद आप 4 डिजिट लेना, ठीक है? पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो 736, 7 के बाद 9 है तो हम इसे 8 मान लेंगे, तो 7368, ठीक है? 0.7368। দাদা আরেকটা কথা বললি? 0.6324। 6324, তাই তো? बोलो सर, ये जो फैक्टर है ना इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोलते हैं। अब जितना साल का कैलकुलेशन रहेगा हर साल का इक्वल डालते जाओ, आपको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर मिल जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में तो 3 साल का ही प्रोजेक्ट है, तो हम लोग 3 साल का निकालेंगे। 5 साल का होता तो 5 साल का हो जाता, लेकिन इंटरेस्ट रेट क्या है 16.5%, ठीक है? अब क्या करना होगा सर? कुछ नहीं, आप देखो सिंपल, कितना सुंदर सा चीज है, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने का क्या सुंदर सा तरीका है। 500 लाख इंटू कर दो इसके साथ, 500 लाख को इंटू करो इसके साथ, बोलो ना कितना हो जाएगा? ये सब इंटू हो जाएगा, 429 4 टू 9.2। 2 ओके, सेकंड ये वाला294.72 थर्ड वन बोलो सर। 379.44 अब जो भी हुआ ना सर सबको टोटल करो, टोटल करो सर। सर 1103.36 1103.36, 36 ठीक है? दिस इज द अमाउंट टोटल करके आ गया। अब यहां से आप माइनस कर दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कितना हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस का? बिजनेस में कितना पैसा लगाया था? अरे वही वाला क्वेश्चन रे बाबा, मैं वही वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ। 800 लाख, 400, 400 डेप, 400 इक्विटी, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा ढंग से सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो 800 लाख माइनस कर दो जितना आपने इन्वेस्ट किया, तो 1103.36 माइनस 800 कितना हो जाएगा? 303.36 303.36। दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना प्रोजेक्ट में, तो आपका बिजनेस में 303 लाख का 303 लाख का वैल्यूएशन बढ़ेगा, जो शेयर होल्डर वेल्थ को भी इंक्रीज करेगा। तो सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, since NPV is positive, the project is
The project is expected to generate. The project is expected to generate shareholders' wealth by 303.36 lakh. So it is therefore viable. Viable मतलब accepted. अगर ये है ना, अगर ये नेगेटिव होता तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए सर, ये नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं था। हम लोगों ने क्या किया बोला तो, ये हर एक अमाउंट को 500 टका 500 करोड़, सॉरी करोड़ नहीं सब रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन लैक्स है, ठीक है। जो 500 लाख हमें एक साल बाद मिलेगा बोल रहा है, उसको मुझे आज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 16.5% का जो महंगाई है उसको एडजस्ट करना है। तो 500 लाख अगर 16.5% का महंगाई है तो उसका आज का वैल्यू कितना, उसका आज का वैल्यू है 429 करोड़ का, सॉरी 429 लाख का। 400 लाख जो मुझे 2 साल बाद मिलेगा रिटर्न में, उसका आज का वैल्यू कितना है, 16.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन में 294.72। एंड 600 लाख जो मुझे 3 साल बाद मिलने का वादा कर रहा है, उसका मुझे मार्केट में इन्फ्लेशन कितना लग रहा है, उसका इन्फ्लेशन के बाद जो भी कैलकुलेशन आ रहा है 379.44। तो एक्चुअली अगर मैं आज में खड़े होके अगर मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना सर, मुझे कल नहीं पता, मुझे आज पता है, तो आज खड़े होके और 16.5% का कॉस्टिंग को यूज करके मुझे देखना पड़ा कि एक्चुअल मेरे पास आ रहा है 1103 और मैंने इन्वेस्ट किया 800, तो 303 का पॉजिटिव है। आम आदमी क्या सोचेगा, आम आदमी नॉर्मल में क्या हाँ बोलो। এই যে 303.36 যেটা প্রফিট, এটা তো তাহলে 3 ইয়ার্স মিলিয়ে যে প্রফিটটা আছে সেটা 3 বছরের প্রফিট অনুযায়ী। হ্যাঁ 3 বছরের টোটাল রিটার্ন ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট के बाद दी। হ্যাঁ মানে 800 লাখ আমি আজকে ইনভেস্ট করেছি, 3 বছর পরে আমি রিটার্নটা থাকবে আমার। 3 বছরের অ্যামাউন্টটাকে আমি আজকে এতটা বুঝতে পারছি, 3 বছর পরে এটা থাকবে। 3 साल बाद तुम्हारा जो भी रिटर्न होने वाला है उसका आज में वैल्यू इतना है 16.5% रेट। আর এক বছরে যদি করি তাহলে তো নেগেটিভ চলে আসছে 429 থেকে 800 ওটা। 420 হ্যাঁ এক বছরে করলে অবভিয়াসলি হ্যাঁ 429 থেকে 800 নেগেটিভ হয়ে যাবে, তাহলে নেব না। 2 ইয়ার হলে 2 ইয়ার হলেও নেগেটিভ হয়ে যাবে, 2 ইয়ার হলেও नेगेटिव हो जावे, 2 ईयर में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन 3 ईयर का टोटल करने से मुझे कुछ तो रिटर्न मिल रहा है। वेरी गुड नवनीत, ठीक है। अगर सिर्फ 1 साल का होता तो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, सेकंड ईयर का होता तो भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन थर्ड ईयर का मिला के अगर देखें तो मेरा पॉजिटिव रिटर्न है और 303 लाख का मेरे पास पॉजिटिव वेल्थ क्रिएट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ऑलवेज ये जो मार्केट इन्फ्लेशन या मार्केट कॉस्ट है उसको नहीं भूलना चाहिए। हम लोग तो ऐसे सोच लेंगे ना, अरे चलो इन्वेस्ट कर देते हैं 15 लाख आ रहा है, अरे भाई क्या 15 लाख आ रहा है, 15 करोड़ आ रहा है, ऐसा थोड़ी ना है। आपको मार्केट इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके चलना चाहिए, तब जाके आप एक सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। नहीं तो आप बहुत हाँ बोलो सर। এই যে স্যার যেটা এমসিএফ যেটা আছে মানে ইয়ারলি যেটা 500 400 600 মানে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারে যে রেটটা এটা দেওয়া আছে, তো এটা ধরুন কোম্পানি তো দিয়ে দিয়েছে, তো এইগুলো বের করার তো কোনো কিছু প্রসেস থাকে যা কোন ইয়ার কত এটা রাখতে পারে তার সেই অনুযায়ী এই রেটটা বের করবো। কোন রেটটা এইটা এইসব এটা না স্যার, হ্যাঁ এই 500 400 600 যেটা দেওয়া আছে 500 400 600 যেটা দেওয়া আছে না, এটা তো কোনো फॉर्मूला है ना, मतलब मैं कितना रिटर्न मुझे मिल सकता है ये डिपेंड करता है ना तुम्हारे बिजनेस एनालिसिस पे। मतलब से फॉर एग्जांपल कि एक एनालिसिस है कि नेक्स्ट ईयर मार्केट कैसा जा सकता है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड से भी आप चेक कर सकते हो कि इस साल मुझे
कितना मुझे रिटर्न मिल सकता है। मतलब मानो तुम 3 साल से लगातार बिजनेस करे जा रहे हो, तो तुम एक दुकान ओपन करोगे ना, तो एक बेसिक एनालिसिस करोगे। अगर मैं रोड साइड में, एक सिंपल बात करते हैं, तुम एक चाय का दुकान लगाओगे, ठीक है, चौप चौपेट दुकान, ठीक है, चाय एंड चौप, ठीक है। तो अगर तुम एक चाय एंड चॉप का भी दुकान लगाते हो, तो तुम एक चाय और चॉप की दुकान से कितना इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमा सकते हो, ये तुम कैलकुलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मतलब बजट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? एक इनिशियल एप्रोक्स बजट तो थोड़ा ही है। अप्रोक्स बजट तो हो ही सकता है ना। एग्जैक्टली अगर तुम चाय और चॉप समझ पा रहे हो ना, एग्जैक्टली अगर तुम्हें सीमेंट फैक्ट्री बनाना है, तो जो सीमेंट फैक्ट्री का बिजनेस जानता है ना, वो एनालिसिस कर सकता है। जो बंदा बुलेट ट्रेन कर रहा है, वो बुलेट ट्रेन के बारे में एनालिसिस करना जानता है। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया, हाँ बोलो, हाँ बोलो, एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड, হ্যাঁ মানে এস্টিমেটেড প্রফিট যেটা বাজেটে एग्जैक्टली, এটাকেই তো মানে एटाई हाँ, दिस इज एग्जैक्टली एस्टिमेटेड, ठीक है। तो वो उसको पता है कि मुझे कितना रिटर्न आ सकता है, और उसके रिगार्डिंग कौन क्या दाम में वो प्रोडक्ट बेचता है, एवरीथिंग मैटर करता है। जैसे ये रिसेंटली हमारे वेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गंगा के ऊपर एक 5 स्टार क्रूज का एक बिल्डअप किया है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, उसने वो किसी प्राइवेट कंपनी ने ही बिल्डअप किया उसको। वो बनारस से बांग्लादेश होके जो जाने वाला है सर, क्या नाम है उसका, बेनारस टू आसाम, सर गंगा विलास क्रूज। गंगा विलास था ही तो, एक सेकंड, गंगा विलास क्रूज, थैंक यू सर। अब ये जो गंगा विलास क्रूज है, इसको बनाने में कितना खर्चा पड़ा है पता है आपको? इसको बनाने में खर्चा पड़ा है करीब 4,000 करोड़ समथिंग, आई थिंक 4,000 करोड़, नहीं नहीं उतना नहीं, सॉरी 400। इसका एक मुझे एस्टिमेट मिला था सर। इसका टिकट का कॉस्ट पड़ने वाला है, ये देखो, 3,200 किलोमीटर का, बनारस होके, पटना होके, कोलकाता होके, बांग्लादेश ढाका होके, फिर ये आसाम गुवाहाटी में जाके रुकेगा ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो ये अगर बनता है तो बोला जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में, इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट में 1,000 करोड़ का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि टिकट का कॉस्ट जो है वो 25,000 से 30,000 का टिकट कॉस्ट हो सकता है। द प्राइस ऑफ MV Ganga Vilas cruise per day will be around 25 to 50,000. Overall cost of entire trip will be around 20 lakh per passenger. ठीक है। द लग्जरियस शिप हैज द कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 36 पैसेंजर। मतलब दिस इज नॉट फॉर नॉर्मल इंसान, थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा नहीं काफी महंगा है, ठीक है। तो 20 लाख पर पैसेंजर का ट्रिप है सर। 5 स्टार होटल है बेसिकली, ठीक है, जिसको जो जाएगा जहाज में पूरा 50 दिन का ट्रिप करेगा, ठीक है। MV गंगा विलास रूट डिटेल्स, तो इसमें 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बिहार, यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड का अलग अलग चीजें दिखाएंगे, बांग्लादेश ढाका गुवाहाटी होके फिर आपको छोड़ेगा सर। तो बेसिकली मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो 5 स्टार, ये जो गंगा विलास को बनाया गया है, और ये जिस तरह से इंडिया से बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा, और बांग्लादेश होके फिर से इंडिया को कनेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली जिसने भी ये प्रोजेक्ट बनाया है उसने कॉस्टिंग जरूर किया होगा कि मेरे को कितना रिटर्न आ सकता है। हेलो, 36 पैसेंजर कैपेसिटी, हाँ आराम से ये लोग 36 पैसेंजर कैपेसिटी बना लेगा। तो इसको बनाने में जो खर्चा हुआ है और उसमें जो रिटर्न आएगा, ठीक है, उसका एक एस्टिमेट तो ये लोग जरूर किया होगा, है ना। यो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज जो होने जा रहा है सर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडिया। अब देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल होता है, समय बता देगा सर। लेकिन कोई भी बिजनेस इसी तरह से कैलकुलेट करता है कि मुझे कितना रिटर्न 72 आ লাখ सकता है। हाँ बोल, আর টিপিএস 7 লাখ 20, এই 7 কোটি 20। কি বললি বুঝলাম না। পার ট্রিপে 7,20,00,000 আর্নিং। মানে 20 লাখ টাকা করে পার প্যাসেঞ্জারে, 36 প্যাসেঞ্জারে তো 7 কোটি 20। अच्छा, 7,20,000। तो अब कितना ट्रिप कर सकता है साल में, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कितना साल में इसका पैसा वापस आएगा। তারপরে স্যার এটা যে চলছে তাও তো একটা কস্টিং থাকে পার ইয়ার, বা ডিপ্রিসিয়েশন যেটা বলা হয়। তো हाँ से तो ডিপ্রিসিয়েশন था, থেকে हाँ से तो थक भी।
ठीक है सर। हाउसिंग तो इंडस्ट्री हाँ वही सर, ये सब चीजें इसी तरह से एडजस्टमेंट किया गया है। मतलब जो कुछ भी ये लोग डिसीजन ले रहा है ना, ये ऐसे ही डिसीजन नहीं ले रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली ये खर्चा तो कर रहा है, लेकिन खर्चा को उठाने का भी ताकत रखता है। ठीक है, तो तभी जाके एक एस्टिमेट कर रहा है, अदरवाइज क्यों करेगा। कोई भी बिग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के समय में ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग उसके ऊपर बेस करके चले। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट सर, मैं आपको एनपीपी के बारे में थोड़ी डिटेल्स में बता दिया कि एनपीपी कैसे कैलकुलेट होता है, उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाता है। देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्या कॉन्सेप्ट है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रहा था ना, ये मैंने आपको एनपीपी बताया, अब मैं आपको पीआई बता, क्या बता रहा हूँ सर? पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, देखिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या फिर इसको शॉर्ट में कहते हैं पीआई, इसका और एक नाम है सर बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, और एक नाम है डिजायरेबिलिटी डिजायरेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अब इसमें पीआई का क्या फॉर्मूला है, मतलब सेम बात है, पीआई का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब थोड़ा और मॉडरेटली, सॉरी, और थोड़ा मॉडर्न वे में बोल सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको कभी कभी किसी जगह में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी नजर आएगा और कभी कभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी नजर आएगा। ठीक है, आप दोनों चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इस पे ध्यान रखना सर, इफ एनपीवी ग्रेटर देन जीरो, इट इम्प्लाइज दैट अगर एनपीवी किसी बिजनेस का जीरो से ज्यादा होता है, जैसे कि प्रीवियस जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया था उस पे 303 लाख का एनपीवी आया था, मतलब ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो है, वन होने से ही तो पॉजिटिव है ना सर। सो इफ एनपीवी ग्रेटर देन जीरो, इट इम्प्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई करता है? ये इंप्लाई करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन वन, ऑटोमेटिक है, होगा ही होगा, एंड प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। अब आप सोच रहे हो सर कैसे एक्सेप्टेड होगा, मतलब क्यों पीआई वन वन से ज्यादा होगा? मैं समझा देता हूँ ये आपको कैलकुलेट करके, इतना तो सोचना नहीं है। लेकिन अगर एनपीवी लेस देन वन आता है कैलकुलेट करके, इफ एनपीवी लेस देन वन, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड और नॉट एक्सेप्टेड इन दी अबव सम, जो सम हम लोगों ने अभी अभी किया, PI इक्वल्स टू 1103.56, मतलब बाकी काम सेम टू सेम है सर। अगर आपको वही क्वेश्चन दे देता तो आपको सिमिलर एक्टिविटी फॉलो करके यहां तक आना ही पड़ता। हेलो, आपको समझ में आ रहा है ना? सिमिलर एक्टिविटी करके आपको यहां तक आना पड़ता, फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स को माइनस ना करके डिवाइड कर देते। एक हो जाएगा लगा पट्टा 1103.36 डिवाइडेड बाई 800। ओके, बाकी पूरा सेम है। कितना आएगा? तो ये तो होना ही है ना, वन से ज्यादा तो होना ही है। कितना आ रहा है बोलो? 1.37। क्या हम लोग 1.37 बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बोल सकते हैं ना 1.37। सो प्रोजेक्ट इज, क्या करेंगे, ग्रेटर देन वन है, प्रोजेक्ट इज पॉजिटिव। एक्सेप्टेड, पॉजिटिव नहीं, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, एनपीवी इज पॉजिटिव, एनपीवी इज ग्रेटर देन वन। एनपीवी क्या हुआ?
ग्रेटर देन 1 है। एक्सेप्टेबल। हाँ ठीक है, ग्रेटर देन 1 है, इसको ऐसे बोलेंगे ग्रेटर देन 1 है, 1 से मेजर करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इंडेक्स है ना, इंडेक्स को ऐसे पढ़ते हैं सर। इसका मतलब सिंपल क्या है, 1 रुपीज लगाने से 1.37 आता है। लिख के लोग लो, हिंदी में ही लिख लो। 1 रुपीज लगाने से, या बंगाली में लिख लो 1 টাকা লাগালে 1 টাকা 37 পয়সা আসে। 1 रुपी लगाने से 1 টাকা 37 पैसा आता है। मतलब इफ यू इन्वेस्ट ₹1 यू विल रिटर्न, यू विल गेट बैक 1.37 पैसा। ठीक है। द कन्वर्जन प्रोसेस between NPV and PI is NPV equals to PI minus 1 into initial investment. Thus, if initial investment equals to 700, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 700 होता एंड पीआई इक्वल्स टू 1.2 होता, तो एनपीवी क्या होता? जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला, पीआई माइनस 1, 1.2 माइनस 1 into initial investment is 700, so NPV equals to 140 lakh। ये कब यूज करना है, ये जो मैंने आपको लिखाया, ये कन्वर्जन प्रोसेस। मानो कि आपको एनपीवी एंड पीआई के बीच में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, और आपको कोई भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। सपोज एनपीवी की कैलकुलेट करने बोला है एंड दे आल्सो गिव यू पीआई, ठीक है। सो अगर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट का नॉलेज है और पीआई का नॉलेज है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड पीआई से आप एनपीवी कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज अ कन्वर्जन प्रोसेस बिटवीन एनपीवी एंड पीआई। बोलो। এখানে পিআই 1.2 করতে গেলে এটা নিয়েছি অ্যাজাম্পশন, एग्जांपल। আচ্ছা ঠিক আছে। एग्जाम्पल इसको उठाया गया, मतलब मान लिया कि पीआई 1.2 है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 700 लाख, ये सब एजम्पशन, एज्यूम, ठीक है। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 700 है, पीआई 1.2 है, तो एनपीवी कैलकुलेट करने बोला है। आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूला के थ्रू से, पीआई माइनस 1 इंटू आई आई, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो वहां से हम लोगों को कन्वर्जन प्रोसेस में, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है सर, तो आपको तब पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके आप आराम से एनपीवी तक पहुंच सकते हो। या एनपीवी पता है तो पीआई कैलकुलेट कर देना, पीआई पता है तो एनपीवी कैलकुलेट करना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो कॉमन है हर केस। There is another very important point sir, IRR, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये भी अनदर टेक्निक है सर। जितना कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, इसमें से वन ऑफ द वेरी पॉपुलर टेक्निक इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब आपको मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि सर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यूज करने वाले बंदा बहुत है। यूज करने वाले मतलब डे टू डे लाइफ में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हम हर कोई बात करता है। मतलब जिसने फाइनेंस ना भी पढ़ा है वो भी यूज करता है। क्या बात करते हो? हाँ सर। जो कभी फाइनेंस टच भी नहीं किया, फाइनेंस पेपर क्या होता है वो भी नहीं पता, उससे भी पता है IRR क्या होता है। फिर लेकिन सर उसको कैलकुलेट करना नहीं आता। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, now what is internal rate of return? it is the it is the rate of return hidden inside the project। हर एक प्रोजेक्ट का एक हिडन रिटर्न होता है, हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट। चाहे वो टाटा नैनो हो, बुलेट ट्रेन हो, गंगा क्रूज हो, या चाय या चौक हो। हाँ सर, वॉट एवर, हर प्रोजेक्ट का अपना इंटरनल हिडन रिटर्न होता है। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न हिडन इनसाइड द प्रोजेक्ट। इसको कैलकुलेट करना सबसे कठिन,
सर क्या बात करते हो? हाँ सर, इट इज गिवन बाय, जैसे लिखा रहा हूं अभी लिखो, फिर बाद में समझने में काफी समय लगाएंगे सर। इट इज गिवन बाय आउटफ्लो इक्वल्स टू इनफ्लो। मतलब मान लिया जाता है कि मेरा जितना पैसा का फ्लो हो रहा है, अगर उतना मुझे इनफ्लो चाहिए तो इंटरनल रिटर्न कितना होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल मैं अपना हम लोगों का एग्जांपल लेता हूं, जो आउटफ्लो है वो 800 लाख का है ना, जो इनफ्लो है वो क्या था, 500 लाख फर्स्ट ईयर में आ रहा था, 1 प्लस आर, प्लस 400 लाख सेकेंड ईयर में आ रहा था, 1 प्लस आर होल स्क्वायर, 300 लाख सॉरी 600 लाख थर्ड ईयर में आ रहा था, 1 प्लस आर होल क्यूब। सर प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, ये एक फाइनेंशियल टेक्निक है, स्टैटिस्टिकल। इसी टेक्निक के थ्रू से हमें ये सॉल्व करना पड़ता है। व्हाट इज मिसिंग हियर? सर आर इज मिसिंग। आर इक्वल्स टू व्हाट? मतलब आर का वैल्यू क्या होने से ये एल एच एस और आर एच एस मतलब मैच करेगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? ये आर का वैल्यू क्या है ये तो पता नहीं है ना, ये पता है क्या हम लोगों को? डू यू नो दिस? आर कितना है? मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगा, लेकिन आर का वैल्यू क्या है जो दोनों साइड इक्वल होगा? 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 50%, कौन सा परसेंटेज सर? हेलो ব্যাপারটা বুঝতে পারছিস? चैलेंजिंग पार्ट सर। अब आम आदमी सभी को ही, जो लोग नॉर्मल रियल लाइफ में बिजनेस करते हैं, देखना ऐसा बात करता है कि भाई एक काम करो, चावल का बिजनेस करो, अच्छा रिटर्न है उसमें। आप वेजिटेबल सब्जी बिजनेस करो, उसमें भी अच्छा रिटर्न आ जाता है ना। रियल एस्टेट बिजनेस में अगर लाख अच्छा हो तो रिटर्न खराब नहीं देता, अच्छा देता है। स्टॉक मार्केट में भी रिटर्न अच्छा है। ये जो रिटर्न रिटर्न चिल्लाते हैं, ये क्या है? हाँ, रिटर्न रिटर्न चिल्लाऊंगा गला फाड़ के। ये जो रिटर्न का बात करते हैं ना हम लोग, ये आईआरआर के बारे में बात करते हैं, किस बिजनेस में रिटर्न अच्छा है, उस बिजनेस में रिटर्न अच्छा है। बट हाउ टू कैलकुलेट दिस रिटर्न जो हिडन रहता है हर प्रोजेक्ट के अंदर? सर इतना आसान नहीं है ये चीज। इसे कैलकुलेट करना दिमाग का दही बनाने का समान है। दिमाग के दही बुझते हुए अच्छी सर लेट आर इक्वल्स टू 38%। सर ये तो धोखा हो गया। हाँ सर धोखा है, क्यों? क्योंकि मैंने आप 38 कहाँ से लाया? सर ये मेरा प्री कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन जब हम लोग आईआरआर के ऊपर स्पेशल डिस्कशन करेंगे, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये आर का वैल्यू 38 मैंने क्यों लिया था, और इस पे यहाँ तक पहुंचने का क्या तरीका है। तरीका है सर, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। ठीक है, एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है सर, तब जाके आप ये आर का वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ा समय दो, धीरे धीरे आ जाएंगे सर। लेकिन फिलहाल आप अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट में आर का वैल्यू 38 पुट करोगे, आप ये कैलकुलेशन कर लोगे, आर एच एस इक्वल्स टू एल एच एस। मुझे प्लीज करके बताओ फटाफट जल्दी जल्दी कि एल एच एस कितना हो रहा है। मतलब आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, 500 डिवाइडेड बाई 1.38 होल टू द पावर 1 प्लस 400 divided by 1 plus 0.38 whole to the power 2 plus 600 divided by 1.38 whole to the power cube। हाँ बोल। ফার্স্ট একটা 362.3188 362.2.31 ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वाला कैसे कैलकुलेट कर रहे हो सर? बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, देखो मैं दिखा देता हूँ। क्या करना है, 1.38 है ना सर, इंटू 500, ये तो समझ में आ ही गया है, ये तो इजीली हो जाएगा। 1.38 सॉरी इंटू नहीं करना है, सॉरी सॉरी डिवाइड करना है ना, तो
38। একটা 144.927 এরকম হবে। देखो सर कैसे आएगा, देखो देखो ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, फिर आप लोग जवाब मैं लेता हूँ। 1.38, दिस इज माई, ये वाला मेरा नीचे का वैल्यू है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये मेरा 1.38 नीचे आया है, तो इसको डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे, 1.38 को जस्ट कैलकुलेटर में जाओ, 1.38 दबाओ, डिवाइड करो, एक बार इक्वल करके वैल्यू निकालो, जो वैल्यू आया इसको इंटू करो 500 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, जो 500 आपको एक साल बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू आपने निकालना, ठीक है, 1.r करके। अब बेसिकली कुछ नहीं करना पड़ा। अब सेकंड कैसे आएगा, 362.31 तो समझ में आ गया। सेकंड वाला कैसे करोगे, 1.38 अगेन डिवाइड करके, इस बार दो बार इक्वल देना सर, जो भी आएगा इसको इंटू 400 कर दो, 210। ओके, एक हो जाएगा। जब 210 कैसे आया, फिर হ্যাঁ प्लस স্যার। करो, फिर प्लस कर दो, 1.38 डिवाइड डिवाइड 1 2 3 इंटू कर दो 228 600 के साथ, 228.30 है ना सर, 228.30। टोटल करो सर तीनों को, স্যার 800.61। क्या हम इसे, ये अप्रोक्सीमेट साइन है, ठीक है, अप्रोक्स 800 बोल सकते हैं। मतलब 800.61 और 800 जो मेरा राइट हैंड साइड में था, मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया। कितना रिटर्न, इंटरनल रिटर्न होने से 800 आएगा, 38% इंटरनल रिटर्न होने से आएगा। कितना रिटर्न होने से मेरा 800 लाख का इन्वेस्टमेंट मुझे रिटर्न मिलेगा, 38% रिटर्न होने से, इंटरनल रिटर्न होने से, तभी जाके मेरे को 800 लाख के बेसिस में 800 लाख मिलेगा। लेकिन सर ये जितना आसानी से मैंने अभी आपको करके दिया, इतना आसानी ये है नहीं सर। ये आर कैलकुलेट करने में इतना पापड़ बेलना पड़ता है, मैं आपको क्या बताऊं सर, ठीक है। लेकिन ये पापड़ बेलना हम लोग आईआरआर स्पेसिफिक टॉपिक में सीखेंगे, इसी चैप्टर में, जब हम लोग सिर्फ आईआरआर के ऊपर बात करेंगे। अभी तो मैं आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे और आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको ईच एंड एवरी टॉपिक में स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करना है आईआरआर। सो ये जो आईआरआर क्या था फिर, आईआरआर क्या था फिर, आईआरआर इक्वल्स टू 38%। बट इसे कैलकुलेट करना इतना आसान तो नहीं है सर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हाँ, ये जो बर्ड टाइप का साइन है इसे अप्रोक्सीमेट साइन बोलते हैं सर। सो इतना देर का डिस्कशन का क्या समरी निकला, इफ एनपीवी ग्रेटर देन 0 एंड पीआई ग्रेटर देन 1, आईआरआर ग्रेटर देन केसी। एनपीवी जब 0 से ज्यादा होगा, पीआई तब ग्रेटर देन 1 होगा, और आईआरआर तब ग्रेटर देन केसी होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी देखा सर, सेम क्वेश्चन में मेरा आईआरआर केसी से ज्यादा आया, आईआरआर 38 है, केसी कितना था 16.5, तो क्या केसी से आईआरआर ज्यादा है, यस। सो इफ केसी से आईआरआर ज्यादा है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। बट इफ एनपीवी लेस देन 0, पीआई लेस देन 1, आईआरआर लेस देन केसी, प्रोजेक्ट रिजेक्टेड। दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन, ये भी क्वेश्चन होता है सर, रिलेशन बिटवीन एनपीपी, पीआई एंड आईआरआर अलॉन्ग विद केसी, ठीक है। ये जो पॉइंट मैं अभी आपको बताया, याद रखना सर, जब जब एनपीपी ग्रेटर देन 0 होगा,
पीआई ग्रेटर देन 1 होगा, आईआरआर भी केसी से ज्यादा होगा, होना ही है। लेकिन अगर एनपीवी लेस देन 0 है, पीआई लेस देन 1 होगा, आईआरआर भी लेस देन केसी हो जाएगा और प्रोजेक्ट रिजेक्टेड हो जाएगा। कोई भी कभी भी हो सकता है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम टू है। अगर आईआरआर लेस देन केसी है, पीआई लेस देन 1 हो जाएगा, एनपीवी लेस देन 0 हो जाएगा, प्रोजेक्ट रिजेक्टेड हो जाएगा। अब आगे आगे क्वेश्चन करना है, मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क सेंड करता हूँ सर। अगर मैं बाई चांस भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, आप लोग घर पे सॉल्व करके मुझे शेयर करना, ठीक है, आंसर को। नेक्स्ट वीक मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल्स डिस्कशन होने वाला है सर, आप लोग रेडी रहना। समझ में आया रे सबको? क्लास क्लियर हुआ? है सर। नवनील, तोता, नील, बुझा कैसे तो? हाँ सर। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, टाटा, गुड नाइट फिर। गुड नाइट। बाय सर।